भारत और चीन का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है, कभी बॉर्डर पर तनाव तो कभी व्यापार में टकराव को लेकर। लेकिन आज तियानजिन में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने इन रिश्तों में नई जान डाल दी है, नई जान फूंक दी है। तियानजिन में हो रहे एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो चीन की सरकार ने खास अंदाज में किया। 2 दिन की इस यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चीन की प्रतिष्ठित मेड इन चाइना होंगोई कार मुहैया कराई गई है। ये वही कार है जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने आधिकारिक दौरों पर इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि असली मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई है। ये हाथ मिलाते हुए तस्वीर जो है ये वायरल हो चुकी है। इससे मिर्ची लगी होगी अमेरिका को, यूरोप को, काफ़ी ऐसे देश हैं जिनको परेशानी हुई होगी। ये ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ता है और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में जो चेंज है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कैसे शिफ्ट हो रहा है, उसका ये उदाहरण है। तियानजिन में हुई ये मुलाकात दिखाती है कि भारत और चीन अब टकराव से आगे बढ़कर सहयोग का रास्ता तलाश रहे हैं। सीमा प्रबंधन, धार्मिक यात्रा और एयर कनेक्टिविटी जैसे फैसले इस सकारात्मक रुख की मिसाल हैं। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर दोनों देशों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। ऐसे में मोदी और शी जिनपिंग का साथ खड़े होना बड़ी बात है जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अब ड्रैगन और हाथी की दोस्ती, जिस तरीके से ड्रैगन चीन खुद को कहता है, ड्रैगन उसका एक सिंबल के रूप में आप समझ लीजिए, और एलिफेंट भारत के लिए, अब क्या ये रिश्ता अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, और क्या कुछ खास हुआ है, इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए, मुलाकात में क्या कुछ खास रहा है, इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम सीधा और आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा के पास। प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी आप इनको समझ सकते हैं, वो भी जानकारी ये रखते हैं। प्रशांत, ये इसमें हर पहलू को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक तो जैसे हमारा चीन के साथ रिश्ता है तो वहाँ पर हमें हर कदम को फूक फूक कर रखना पड़ता है। बॉर्डर पर तनाव शुरुआत से रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चाइना की हमेशा से जो है वो रही है, विस्तारवादी सोच रही है। लेकिन अब क्योंकि चीन को भी चाहिए कोई ऐसा दोस्त जो कि एक अच्छा मित्र साबित हो, और भारत से अच्छा दोस्त और हो कौन सकता है। ज़ेलेंस्की को मोदी चाहिए, पुतिन को मोदी चाहिए, पहले अमेरिका को भी मोदी चाहिए हुए थे लेकिन अब ट्रंप ने वो बदलाव ला दिया है। ये दोस्ती क्या रंग लाएगी, क्या कुछ अच्छा होगा? डिटेल्स के साथ खबर को समझाते हुए। शिवम, ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि डोकलाम का जो वाक़या था वो कोई नहीं भूल सका है, जब हमारे कई सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे, और हर बार जो है ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC पे, ये घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन ये एक बड़ा स्टेप है जब प्रधानमंत्री मोदी SCO समिट के लिए चीन गए, वहाँ पर 1 घंटे मुलाकात करते हैं शी जिनपिंग से। उसके बाद कई ऐसे बड़े जो है हस्ताक्षर होते हैं फैसलों पे, जिसके बाद ये समझा जा सकता है कि चीन भी अब भारत के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, और इसका बड़ा नुकसान अमेरिका और बाकी देशों को होगा, क्योंकि चाइना और भारत एक बड़े जो है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। दोनों की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, और अगर चीन, भारत और रूस साथ आते हैं, इसका मतलब होगा कि साउथ एशिया में भारत और चीन का दबदबा हो जाएगा, और अमेरिका जो कई सालों से देश पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, उसको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 50% का जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया था उसको अपने ही देश में संभाल नहीं पा रहे हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, क्योंकि वहाँ की कोर्ट ने पहले ही इसको कहा है कि सोचना पड़ेगा या इसको वापस लेना पड़ेगा।
तो ऑलरेडी अमेरिका बैकफुट पे है और ये मीटिंग की निगाहें, जो मीटिंग हुआ है शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच, पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पे थी और अच्छी जो है खातिरदारी चाइना की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ की गई है। और अगले साल होने वाले 2026 की जो एससीओ समिट है वो भारत में होना है और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग यानी डोकलाम और गलवान वो दो स्कर्मिश की अगर बात की जाए, गलवान थोड़ा ज्यादा सीरियस और डोकलाम थोड़ा कम, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अब आगे आगे इस आने वाले दौर में आपको क्या लगता है प्रशांत? एक तो ये जिस तरीके से टैरिफ जो लगाए गए उसके बाद ये दोस्ती ज्यादा बेहतर हुई है, और दूसरा ज़ेलेंस्की ने कॉल करके जिस तरीके से कहा है कि भाई उनके हित की भी बात रखी जाए। आपको याद होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआती उस दौर में जब चरम पर वो था, जब बीच का समय था, तब भी ज़ेलेंस्की की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया गया था। मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पुतिन से भी आंख में आंख डालकर बात करते हैं, ज़ेलेंस्की के साथ भी खड़े हुए नजर आते हैं। यानी हमने न्यूट्रल स्टैंड जो लिया है। अब चाइना तो साफ तौर पर रशिया के साथ है और रशिया हमारा दोस्त है, नॉर्थ कोरिया भी आप समझ लीजिए रशिया के साथ है, लेकिन भारत ने सोचा है कि सभी के हित हमें देखते हुए चले। ट्रंप ने बहुत फंसाने का प्रयास हमको किया कि भाई नहीं देखिए आप तेल खरीदते हैं इसलिए ये हो रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कॉल करके तो ये तो उल्टा ट्रंप पर ही भारी पड़ गया। बिल्कुल भारी पड़ना ही था, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कुछ ज़्यादा ही हद पार कर दी थी। जब कई बड़े देशों पे उसने टैरिफ लगाया, उसका नुकसान जो है भारत को कम होने की संभावना है और अमेरिका को ज़्यादा होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट वहाँ की जनता यूज़ कर रही है वो उसको महंगे मिलेंगे। और अभी अमेरिका की जो हालत है उसका वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद ऐसे टैरिफ को लगाना बेवकूफ़ी कहा जा सकता है। और इस एक जो अलग पावर जब इकट्ठा हो रही है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, अगर ये तीनों का गठजोड़ बनता है तो दुनिया भर में एक नया ग्रुप बनेगा। क्योंकि ब्रिक्स जो है वो एक ऐसा ही जो संगठन है, क्योंकि ब्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा जो है दुनिया भर में जो है अपना इकोनॉमी मजबूत करता है। बिल्कुल प्रशांत, ब्रिक्स और अब RIC, अब बिल्कुल रशिया, इंडिया और चाइना, ये एक ऐसा गठजोड़ है जिससे काफ़ी देशों को मिर्ची लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। न्यूज़ रूम से हमारे साथ प्रशांत जुड़े हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं। चुनाव से जुड़ी खबर है, बिहार से जुड़ी खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है, पक्ष विपक्ष में टकराव जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है और तेज कर दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने खुद को CM उम्मीदवार घोषित कर दिया है, ये भी आप देख लीजिए। वहीं राहुल गांधी अब तक इस मामले में चुप्पी साधे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। बता दें कि शनिवार को आरा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा की रैली में राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंच से खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये घोषणा ऐसे समय पर हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस सवाल से बचते रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन का CM फेस कौन होगा। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 14वें दिन आरा पहुंची। रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। वहीं अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेज प्रताप ने करारा प्रहार किया है। तेज प्रताप ने कहा कि जो लोग अपने लोगों के प्रति वफादार नहीं हो सकते, वो जनता के लिए क्या करेंगे। तेजस्वी आगे आगे है ना और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल CM चाहिए कि डुप्लीकेट CM चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से और महत्वपूर्ण खबर है। कैसे देखिए, लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में रविवार सुबह धमाका हो गया है, जहां हादसे में फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी समेत कईयों की मौत बताई जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस टीमें मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के 2-3 मकान भी टूट गए। ये आप तस्वीरें देखिए, ये पटाखा फैक्ट्री से आसपास के मकानों का हश्र देखिए।
करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायलों को स्थानीय लोग जो है वो अस्पताल ले गए। बाराबंकी से भी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के जिस हिस्से में जिस बिल्डिंग में विस्फोट होता है, बताया जा रहा है पटाखा फैक्ट्री थी, उसको हमने दिखाया कि वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है। लेकिन वहाँ पर धमाके का असर क्या रहा वो हम दिखाते हैं। उसके ठीक बगल वाला घर है, ठीक सटा हुआ घर है। ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से कोलैटरल डैमेज जिसको कह सकते हैं कि एक तरफ धमाका होता है तो दूसरी तरफ का जो घर था वो देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जमींदोज हो गया है। पूरा का पूरा ये जो घर है वो गिर चुका है। अब आपको हम और भी कमरों का हाल दिखाते हैं कि ये एक लिविंग रूम था और देखिए कि इसकी भी छत जो है वो गिर चुकी है। यानी इतना तेज धमाका था कि बगल वाली जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। आसपास के इलाकों में लोगों का कहना है कि धमाका बहुत ज़ोर से सुना गया। आसपास के और घरों में भी काफ़ी डैमेज होने की सूचना है। आप लोग इसी घर में रहते हैं? इसी घर में आप थे उस समय जब ये हुआ है सब? सर मैं ड्यूटी पे था। इस घर में कोई था जब धमाका हुआ? मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा छोटा था, वही 4 साल का, मेरी वाइफ थी। तो अभी कहाँ है वो? वो अस्पताल में है, घायल हैं और वो घायल है। छत पूरी गिर गई इस बिल्डिंग की? जी पूरी छत गिर गई। मेरा बच्चा, मेरी बीवी इसी में दबी थे। तो अस्पताल में ले जाया गया है। बगल वाले बिल्डिंग में क्या होता क्या था? जी हमको जानकारी नहीं थी सर, मगर लोग कहते थे ये पटाखे बाहर जाके कहीं बनाते हैं। तो अब हमको तो ये सूचना नहीं थी कि यहाँ घर में भी बनता है या नहीं बनता है। अरे इनको क्या मालूम क्या हो रहा है घर में किसी के। लेकिन अगर कुछ हो रहा हो तो भाई आप तो पड़ोसी हैं, आपको महक आएगी, आपको पता चलेगा। कुछ नहीं, यहाँ नहीं बनाते थे, ये कहीं बाहर जाके बना। इनका और भी कहीं घर है वहाँ। इसका था मकान ये आलम। धमाका हुआ, आप लोग आए तो क्या स्थिति थी यहाँ की? हम लोग कोई नहीं थे, सब ड्यूटी पे थे और मेरी सिर्फ वाइफ और छोटा बच्चे थे। ये लोग भी नहीं थे, बाहरी से थी। और जब आए तो यहाँ पे क्या उस समय आग लगी हुई थी या क्या स्थिति? ये तो दामाद को जो फोन किया नखलऊ से तब आया, ये क्या जाने। ठीक है, आपको एक बार और दिखाते हैं कि ये जो बगल वाली जो बिल्डिंग है ठीक सटी हुई, जहाँ पर जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ, ये कोलैटरल डैमेज का शिकार हो गया और ये की पूरी बिल्डिंग ये भी धराशायी हो चुकी है। इस बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग थे फिलहाल उनको जान का खतरा नहीं है क्योंकि कोई था नहीं यहाँ पे। एक छोटा बच्चा और उसकी माँ थी, उसको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक सटी हुई ये बिल्डिंग थी। आसपास के 1-2 घरों में और भी इसका असर हुआ है इस धमाके का। ये बताया जा रहा है कि जिस घर में ये धमाका हुआ है वहां पर पटाखे के लिए बारूद इकट्ठा करके रखा गया था। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ऐसे सघन तलाशी लिए जाएं और आसपास के हिस्सों में भी देखा जाए जहां जहां ऐसी सूचनाएं और शिकायतें हैं और ऐसे अवैध तरीके से पटाखा बनाने वाले लोगों को पकड़ा जाए, ऐसे फैक्ट्रियों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाए। कैमरामैन सरबजीत के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया डेली, लखनऊ। चलिए सीधा चलते हैं अभिषेक पांडे के पास। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस बार अब अपडेट के साथ बताइए, आंकड़ा जो है क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है और घायलों में और मृतकों में? देखिए फिलहाल एक जो पुष्टि हो चुकी है जिला प्रशासन की तरफ से कि इस हादसे में, इस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई जो उस घर के अंदर मौजूद थे। आतिफ और मुन्नी जो उस घर के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा 5 अन्य लोग जो घायल हुए हैं जो आसपास के घरों में रहते थे। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि ठीक बगल वाला जो घर था उसमें एक महिला और उसका एक 4 साल का बेटा था, वो घायल हुआ। जबकि उसके ठीक पीछे वाले घर में भी एक लिविंग रूम की दीवार गिर गई और वहाँ पर मौजूद 3 लोग घायल हुए। यानी कुल 2 लोगों की इस हादसे में मौत होती है और 5 घायल होते हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी भी इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा है कि ये पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। अभी इसकी जांच चल रही है। SDRF यहाँ पर मौजूद है, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी मौजूद है। ये जांचा जा रहा है कि ये बारूद का ही धमाका था या फिर कुछ और भी था। लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बारूद इकट्ठा करके रखा गया था, इसलिए संभावना है कि ये अवैध पटाखा बनाने के लिए इकट्ठा किया गया था। अभी जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर जो धमाका हुआ है
उसकी असल वजह क्या है। क्या ये अवैध तरीके से पटाखा बनाने के लिए बारूद रखा गया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। यानी पुलिस ने इसको सिर्फ अवैध पटाखा फैक्ट्री नहीं माना, इसके आगे की भी संभावनाओं को खोल के रखा है कि ये पता चले कि आखिर ये धमाके की असल वजह क्या थी। लेकिन आसपास के लोगों का तो ये कहना है कि जिस हिसाब से बिल्डिंग धराशायी हुई है, आसपास के घरों को नुकसान हुआ है और आसपास के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर बारूद इकट्ठा किया जा रहा था, ऐसी संभावना जताई गई है। बिल्कुल, और ये बेहद खतरनाक हो सकता है। किस कारण से, किस उद्देश्य से ये बारूद जो है इकट्ठा जो है वहां पर किया गया। अभी भी क्या टीमें वहां मौके पर मौजूद हैं अभिषेक? अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है और आसपास के लोगों को क्या वहां से हटा लिया गया है? क्या पूरा एरिया को अब सर्च ऑपरेशन, इस तरीके से कुछ अभियान भी वहां चल रहा होगा? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, जहाँ पर जो बिल्डिंग धराशायी हुई है पूरी तरीके से, उसके ठीक बगल में 2 घर थे, एक ठीक पीछे घर था। उन दोनों घरों को बहुत नुकसान हुआ है, तो उनको खाली करा लिया गया है ताकि वहाँ पर कोई रहे ना और वहाँ पर रहने से किसी को दीवार गिरने या फिर किसी और वजह से नुकसान ना हो। दूसरी बात कि आसपास के इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहाँ पर पड़ताल की जा रही है कि कोई और ऐसी वस्तु ना रखी गई हो कि जो बाद में धमाका कर सके। तीसरी बात कि वहाँ SDRF मौजूद है, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड मौजूद है, स्थानीय पुलिस है और गांव के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि यहाँ पर धमाका अगर हुआ तो उनके पास क्या कोई सूचना उपलब्ध है कि ये इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों का ये कहना है कि बारूद का धमाका है, क्योंकि बारूद की गंध भी समझ में आती है। आसपास वहाँ पर हम लोगों ने भी महसूस की बारूद की जो गंध होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है। तो ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर बारूद इकट्ठा किया गया था और पटाखा बनाने के लिए ही ये बारूद यहाँ पर रखा गया था। दिवाली आने वाले वक्त में सबको पता है, तो ऐसे में ऐसी बहुत सारी अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ संचालित होने लगती हैं जो अवैध तरीके से पटाखा निर्माण करने लगती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करते हुए। अभिषेक हमारे साथ यहाँ पर थे। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, पहाड़ों पर मानसून का सैलाबी सितम थम नहीं रहा है। लगातार बारिश, नदियों में उफान के चलते तमाम इलाके संकट में घिरे हुए हैं। सड़कें बह गई हैं, लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। पहाड़ों पर मुसीबत के बादल के बीच हालात बद से बदतर बने हुए हैं। पंजाब के 8 जिलों की अगर बात की जाए तो वहां पर भारी बारिश के बाद लगभग 1000 से ज़्यादा गाँवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ बारिश में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग लापता हैं, 11000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के घोनेवाले में धुस्सी बांध टूट गया। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूब गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के भरमौर, मणिमहेश और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में लैंडस्लाइड हुआ। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। पहाड़ों पर बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रामबन के हूनी नाले के पास लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीरें सामने आईं। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई, एक महिला लापता है। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा 6 दिन से रुकी है। वहीं गाजियाबाद में बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और प्रमुख सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। इससे आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमन, ये तस्वीरें जो हैं वो डरा देने वाली हैं। पहाड़ों पर ये किस कदर जल प्रलय आ रहा है और लैंडस्लाइड्स में काफी लोग भी दब गए हैं। रमन जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने में पहाड़ों पर जिस तरीके की त्रासदी देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में अभी तक 320 लोगों की जान जा चुकी है। 3042 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 40 लोग अभी भी वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगस्त महीने के अंदर अब तक 122 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, जिसमें जो चशोती किश्तवाड़ में क्लाउड बस्ट हुआ था उसमें करीबन 70 के करीब में लोग मारे गए हैं। उसके बाद वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हुआ, वहां पर करीबन 34 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई। और तमाम तरीके के, चाहे वो हम कल जिस तरीके से रामबन के राजगढ़ के इलाके में क्लाउड बस्ट हुआ, उसके बाद रियासी का बदर इलाका जहां पर 7 लोगों की लैंडस्लाइड में मौत हुई, तो अभी तक 122 लोग जम्मू कश्मीर में और
320 के करीब में हिमाचल प्रदेश और बड़ी संख्या में जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है वहां पर भी लोगों की मौत हुई है, क्योंकि जिस तरीके से थराली में लैंडस्लाइड हुआ उसमें तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी ही नहीं निकल कर सामने आई है। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है और अभी भी ये जो सिलसिला है वो थमा नहीं है, क्योंकि 2 तारीख तक जो है वो मौसम विभाग का अलर्ट लगातार जारी है और अभी भी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाकों में बारिश जो है वो झमाझम जारी है, जिससे नदी नाले एक बार फिर उफान पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में अगर हम जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे थे तो वहां पर बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो रोड का है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार वहां पर मड स्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। रेलवे जो है वो उसकी कनेक्टिविटी इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के रेलवे के माध्यम से जो है वो कटी हुई है। हालांकि वैकल्पिक कुछ एक ट्रेनें जो है वो राहत के लिए लोगों के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रेलवे का उस पुल पर जहां पर ये क्षतिग्रस्त हुआ है, चाहे वो शहर खंड का इलाका हो या फिर जिस तरीके से रावी रमन, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर ऐसी कोई आपदा आती है, ऐसी कोई दिक्कत आती है तो बाकी स्थानों से भी संपर्क टूट जाता है। क्या अमूमन जम्मू कश्मीर में हर तरफ ऐसी तस्वीर है या फिर केवल कुछ मुख्य स्थान ही है? जैसे उधमपुर की बात की जाए, रामबन की बात की जाए, जहां पर त्रासदी ज्यादा हुई है, परेशानी का सबब जो ज्यादा है, क्योंकि संपर्क कटना एक बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए, निश्चित रूप से शिवम, अगर हम बात करें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर कश्मीर घाटी के लिए एकमात्र लाइफलाइन है, जहां से सारा साजो सामान जो है वो ट्रक के माध्यम से, रोड के माध्यम से जो है कश्मीर घाटी तक पहुंचाया जाता है। 26 तारीख से ये रोड जो है वो कम्प्लीटली बंद है। अभी आज जो है वो कुछ एक हिस्से को रिपेयर कर वहां पर स्टैंडर्ड गाड़ियों को जो है वो निकालने की कवायद शुरू की गई है, लेकिन फ्रेश पर जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है और इसमें अभी 10 से 15 दिन लग सकता है। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला खुद रामबन और उधमपुर के इलाके का दौरा कर आए हैं। उसके साथ साथ में जम्मू को जो अगर कोई कनेक्ट करता है तो एक जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है, वहां पर भी शहर खंड के ऊपर ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है और साथ साथ जो रेलवे लाइन है वो भी शहर खंड के पुल के ऊपर जिस तरीके से वहां पर डैमेज हुआ है पुल के पिलर्स को, तो वहां पर भी ट्रेन जो है वो बड़ी संख्या में चलाना जो है वो इस समय पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन रिपेयर करने के लिए भी मौसम का साफ होना जो है वो जरूरी है और मौसम लगातार खराब बना हुआ है और 2 तारीख तक का जो अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से इस समय भारी दिक्कत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो लगभग कट सी गई है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एयर फ्रेट जो है, जो हवाई किराए हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। कम से कम 4 गुना एयर फ्रेट जो है वो बढ़ गए हैं। तो एक तरफ तो रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो जम्मू कश्मीर का कटा हुआ है, दूसरी तरफ से एयर फेयर जो है वो बढ़ गए हैं। तो चारों तरफ से इस समय परेशानी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है और अभी भी ये संकट जो है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि सितंबर 15 तारीख तक ये मानसून का जो पूरा सीजन है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर सकता है। अभी तक मौसम विभाग की तरफ से 2 बिल्कुल रमन, आप लगातार नजर बना के रखिए और जानकारी इकट्ठा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रमन सैनी हमारे साथ थे, उन्होंने विस्तार से समझाया। रमन सैनी ने हमें विस्तार समझाया कि स्थिति है जम्मू कश्मीर में, कैसे मार्ग अवरुद्ध हैं और वहां पर देखिए ज़रूरत का सामान पहुंचने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रेल मार्ग बाधित, राष्ट्रीय राजमार्ग जिस तरीके से बाधित है, ये परेशानी का सबब लोगों के लिए ये बारिश का मौसम कैसे बना है उसके बारे में आपको जानकारी दी। फिलहाल